नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास में। इससे पहले हमने कई सारी बातों पर चर्चा की। हमने जाना कि मनोविज्ञान क्या है, हमने जाना कि मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान क्या है, हमने कुछ बिंदुओं पर भी बात की थी। आई होप वो सारे बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे विद एग्जाम्पल के साथ। और चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। तो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 में हुई। मनोविज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान। कई सारी शाखाएं मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं जिसमें मनोविज्ञान ने अपने पैर पसारे। और जब मनोविज्ञान का उसमें समावेश हुआ तो वह भी उसी तरह से आसान होती चली गई। ऐसे ही यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान ने सन 1900 में शिक्षा में अपने पैर रखना शुरू किए। यदि बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसे कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता मिस्टर थॉर्नडाइक को कहते हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक ने सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किया। पशुओं पर प्रयोग किया, कई सारे नियम बनाए और उसमें से एक नियम जो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम। सीखने के नियम कितने हैं, उन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे सीखने के, इस पे चर्चा हम जब थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे, अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, तब हम थॉर्नडाइक को भी पढ़ेंगे और कई सारे मनोवैज्ञानिक के बारे में भी पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक को पिता कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का, क्योंकि उन्होंने कई सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों को शिक्षा में लाए। जब शिक्षा में लाए तो कई सारा, या कह सकते हैं कि शिक्षा में सुधार होना शुरू हो गया। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। 1903 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, शिक्षा मनोविज्ञान, और यह थॉर्नडाइक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी। यदि क्वेश्चन आ जाए कि थॉर्नडाइक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि थॉर्नडाइक ने 1930 में प्रकाशित कराई थी। मनोविज्ञान ने 1900 में अपने पैर पसार लिए थे शिक्षा जगत में, लेकिन पूर्ण रूप से, पूरी तरह से 1920 में यह पूरी तरह से शिक्षा में आ गया। 1920 में स्पष्ट रूप से शिक्षा ने मनोविज्ञान को धारण कर लिया। आपने देखा होगा कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन बाद में जब पूर्ण तरीके से वो सामने आती हैं तो हमें दिखाई दे जाती हैं कि हाँ, ये भी चीज़ें हुई हैं। जैसे कुछ टाइम पहले एक रील चली थी कल्लू की, जो कि एमपी की एक वीडियो थी, रील थी। उसमें कहा है, काय रे कल्लू, ले जाते हैं ले जाते हैं। तो क्या हुआ था, तो 1920 में स्पष्ट रूप धारण कर लिया। कुछ परिभाषाएं मनोविज्ञान की हैं जो हमें रटना नहीं है, समझना है। हर एक पॉइंट्स को, हर एक शब्द को हमें समझते हुए आगे चलना है, क्योंकि हमारा प्रण क्या है, यूपी टेट में अच्छे मार्क्स लाना। तो सबसे पहले यदि परिभाषा की बात की जाए शिक्षा मनोविज्ञान की, तो स्किनर साहब ने दी है। स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। शिक्षण कौन कराता है, शिक्षक। और सीखता कौन है, विद्यार्थी। तो मनोविज्ञान ने यही कहा कि टीचर कैसे पढ़ाता है और बच्चा कैसे पढ़ता है। यदि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चा पीछे शोर कर रहा है, तो एक आम आदमी की तरह आप उसे डांटेंगे नहीं। उस टाइम पे आप अपनी टीचिंग में मनोविज्ञान को अप्लाई करेंगे। हो सकता है उसे दिखाई ना दे रहा हो दूर से, हो सकता है उसे आपका पढ़ाया हुआ बोरिंग लग रहा हो, या हो सकता है
कि आसपास कोई बात कर रहा हो, या हो सकता है जो आपने पढ़ाया हो उसमें बच्चा बोर फील कर रहा हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि पीछे वाला बच्चा इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है। यदि नहीं ले रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। यही स्किनर साहब ने कहा कि शिक्षण व सीखने से संबंधित है। अगला बिंदु आता है कि कॉलसैनिक की परिभाषा। कॉलसैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी। उन्होंने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। जो भी प्रयोग हम करते हैं या जो भी प्रयोग किए जाते हैं उसको बाद में शिक्षा में अप्लाई किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। जैसे थॉर्नडाइक ने पशुओं पर प्रयोग किया, पावलोव ने भी पशुओं पर प्रयोग किया था, स्किनर ने भी पशुओं पर प्रयोग किया था, पक्षियों पर प्रयोग किया था। उसके बाद वो अप्लाई कहाँ किया? विद्यालयों में, स्कूलों में, बच्चों के साथ, नन्हे वैज्ञानिक के साथ, कि उन्हें अच्छे से शिक्षा मिल पाए और जो आपने पढ़ाया हो वो सार्थक हो, बच्चे के अनुरूप शिक्षा हो, ना कि शिक्षा के अनुरूप बच्चे। यही स्किनर कॉलसैनिक जी ने कहा। चलिए दोस्तों, अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। ये है स्टीफन की। स्टीफन ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध विकास का अध्ययन है। बालक के क्रमबद्ध विकास का, स्टेप बाय स्टेप बालक कैसे सीखता है। पहले बालक ने क्या किया? घुटनों पर चलना सीखा। पहले रेंगा, फिर घुटनों पर चला, फिर खड़ा हुआ, फिर दौड़ा। तो एक क्रमबद्ध विकास है और उसी विकास का अध्ययन किस तरह से करना है। एक इसने कहा, स्टीफन जी ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक की क्रमबद्ध विकास का अध्ययन किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, कि बच्चा कैसे चीज़ों को सीखा। कई सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने बच्चे पर ही प्रयोग किया, क्योंकि बच्चा दिन भर उन्हीं के साथ रहा, तो उन्होंने एक एक चीज का एनालिसिस किया कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, बच्चा किस प्रकार की हरकत कब कर रहा है और बच्चे के व्यवहार में कब कैसा परिवर्तन आ रहा है। अगली परिभाषा दोस्तों है बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुख्य परिभाषा। सारी परिभाषाएं इम्पोर्टेंट ही हैं, इनको आपको रटना नहीं है, जैसा समझाया गया है आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद जब ये वाला टॉपिक एक आध लेक्चर और बचा हुआ है, उसके बाद जब वो ख़त्म होगा तो मैं आपको ट्रिक भी दे दूंगा। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन है। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के अनुभवों का वर्णन है। जो भी लर्निंग की है हमने पूरे जीवन काल में, बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक, टॉफी से लेकर लाठी तक, जो भी अनुभव हमने किए हैं उनका वर्णन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाया। या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन किया जाता है। जैसे धोखे से बच्चे ने आग को छू लिया तो उसे एक अनुभव हो गया। कैसा अनुभव? कि आग को छूने से जल जाते हैं। उसी तरह से जो वृद्ध हैं उन्हें भी अनुभव हो जाता है कि बिना दांत के पापड़ को कैसे चबाना है। जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक किस्सा है, मेरे साथ हुआ था, बुढ़ापे में नहीं हुआ था, बाल्यावस्था में ही हुआ था, या लगभग किशोरावस्था में हुआ होगा, कि मेरी रिश्तेदारी में किसी ने एक हाइक बना दी कि मेरे मौसा जी के सामने यदि खाना खाते हैं तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आवाज़ मतलब जब खाना खाते हैं तो कई लोगों का साउंड होता है चप 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 का, वो नहीं आना चाहिए। तो मैं पहुंचा, डरा हुआ तो था ही, हालांकि ये पूरी तरह से गलत था। बाद में पता चला कि मौसा जी का व्यवहार कितना अच्छा है, कितने अच्छे हैं वो। लेकिन एक दिमाग में ये चीज़ घर कर गई कि उनके सामने खाना खाना है तो मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो मैं प्रयास यही करता था कि
उनके सामने खाना खाने से बचूं। यदि मौसा जी शाम को आए, बैंक में थे, सुबह जाते थे, शाम को आते, शाम को आए तो शाम से पहले ही खाना खा लूँ और सुबह ऑफिस के जाने के बाद ही खाना खाऊं। लेकिन ज़्यादा दिन तक मैं वहाँ रहा तो ऐसा चल नहीं पाया ज़्यादा। तो क्या हुआ, जब मैं उनके सामने खाना खाऊं तो बहुत आराम से हर एक चीज़ को बहुत आराम से खाऊं कि आवाज़ ना आए। अब पापड़ की तो आवाज़ आती है क्योंकि दांत भी है। तो मैं पापड़ को तोड़ता था और मुंह के अंदर रखता था, और मुंह के अंदर रखे रखे जब वो सॉफ्ट हो जाता था तो उससे निकल जाता था। ये प्रक्रिया कई बार चली और ये अनुभव भी मैंने कर लिया कि बिना दांतों के पापड़ को कैसे खाया जाए। हालांकि बाद में तोड़ के दांतों से खाने लगा क्योंकि पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से हाइट बनी रखी थी। तो कई सारे जाने अनजाने में हम लोग कई ऐसे अनुभव कर लेते हैं जो जरूरी भी है। इसीलिए क्रू एंड क्रू ने कहा है, अच्छा मनोविज्ञान में जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन किया जाता है। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक कमेंट भी आया था कल, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि सर शिक्षा मनोविज्ञान थोड़ा बता दीजिए। तो मैंने कहा थोड़ा क्या, मैंने पूरा ही बताया है। यदि आप पूरी वीडियो देखते तो समझ में आ जाता, और मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को समझने में कहीं ना कहीं आपको कठिनाई आई होगी। यदि आई है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे लिखें कि सर मुझे कठिनाई आई थी, और यदि नहीं आई थी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। जब उसने कहा कि सर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए, तो मैंने कहा कि जब मैं अगले लेक्चर में आऊँगा तब बताऊँगा। तो सीधी भाषा में यदि हम कहें तो जिन नियमों का इस्तेमाल पढ़ाई में किया जाता है उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। वो पढ़ाई कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं वो स्कूल में ही पढ़ाई हो, पढ़ाई कोई भी हो सकती है जहाँ उन नियमों का इस्तेमाल किया जाए शिक्षा में, उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मनोवैज्ञानिक क्या करता है, वो मनोविज्ञान की उन विधियों का उपयोग करता है जिससे कि चीज़ें आसानी से समझ में आए और आसानी से हम लोग उसे सीख पाए। जैसे आपने आजकल बहुत सारी रील्स देखी होंगी, वो कहता है मैं अदरक हूँ रे, तेरे पेट में जाके इतने सारे फायदे करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता रे। तो एक क्या है, एक रील्स है, लेकिन रील कैसी है, अट्रैक्टिव है, आप बोर नहीं होंगे उसमें। तो यही शिक्षा मनोविज्ञान है कि उसने इस तरह से उस रील को बना दिया है कि आपने बिना स्किप किए उसकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसी तरह से यदि कोई पति अपनी पत्नी से कह दे कि अरे तुम्हें सब्जी बनानी नहीं आती, ज़्यादा नमक डाल दिया, तो मुझे लगता है कि अगली बार उसे होटल से ही खाना मंगाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप उससे कहें कि अरे सब्जी बनानी नहीं आती, चलो मैं सिखाता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा मास्टर शेफ हूँ, और आप उसे किचन में ले गए, फिर आपने बताया कि पनीर को ऐसे काटना है, प्याज को ऐसे काटना है, टमाटर को ऐसे काटना है, और इस तरह से मसाले डालने, उस तरह से सब्जी को बनाना है, और आप तो इतनी अच्छी सब्जी बनाएंगे, इतनी अच्छी मैंने कभी खाई ही नहीं होगी, इतना मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मुझे आपको देख के लगता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाती हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखेंगी। इतनी तारीफ आपने कर दी तो सब्जी आप साथ में खड़े रहेंगे तो अच्छी बनेगी, लेकिन जब तक सब्जी बने तब तक आप भाग मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है इतनी तारीफ सुनने के बाद जो चीज़ उसमें नहीं डालनी थी वो भी चीज़ उस सब्जी में पड़ जाए। तो वहीं खड़े खड़े आपको सब्जी बनवानी है, और फिर देखिए वो सब्जी का टेस्ट कितना अच्छा रहता है। तो मनोविज्ञान यही कहता है कि उन विधियों का प्रयोग सीखने में किया जाए, यही शिक्षा मनोविज्ञान है। आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और इसके बाद भी क्लियर नहीं हुई तो मैं दूसरे मेथड्स से भी सिखा सकता हूँ आपको, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा कि सर ये वाली चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि उत्पत्ति कब हुई मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, 1900 में हुई। पिता कौन थे, थॉर्नडाइक थे। क्यों थॉर्नडाइक क्यों पिता थे, क्योंकि उन्होंने पहले पशुओं पर प्रयोग किया, कई सारे सीखने के नियम दिए, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो कि बहुत प्रसिद्ध है, शिक्षा मनोविज्ञान। 1903 में उन्होंने अपनी पुस्तक का प्रकाशन किया।
1920 में स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप धारण कर लिया, पूर्ण रूप से मनोविज्ञान शिक्षा में आ गई। उसके बाद मैंने कुछ परिभाषाएं आपको बताई, स्किनर की, कार्ल सेनेक की, स्टीफन की, क्रो एंड क्रो की। इसमें दो शब्द हमें याद करने हैं, शिक्षण और सीखना। स्किनर ने यही कहा था कि शिक्षण व सीखने से संबंधित है, टीचर कैसे पढ़ाता है, बच्चा कैसे पढ़ता है। अगली थी सिद्धांतों व अनुसंधानों का शिक्षा में क्या प्रयोग है। उसके बाद परिभाषा थी कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध विकास का अध्ययन है, कि बालक का क्रमबद्ध विकास कैसे होता है, जन्म से लेकर वो किस तरह से चीज़ों को सीखता है, क्रम बाय क्रम में, स्टेप बाय स्टेप में। यदि हम बच्चे को 2+2 सिखा रहे हैं तो बच्चे को कैरी वाले एडिशन बिल्कुल नहीं दे सकते हम, क्योंकि वो सीख नहीं पाएगा। क्योंकि पहले हम 2+2 सिखाएंगे, उसके बाद धीरे 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 करके उसको कैरी वाले एडिशन देंगे, तभी वो सीख पाएगा। तो क्रमबद्ध विकास हमें उसका करना है। अगला क्रो एंड क्रो की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन है। यानी कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का जो भी हम लर्निंग करते हैं, वृद्धावस्था तक जो भी हम सीखते हैं, उन्हीं का वर्णन शिक्षा मनोविज्ञान है। तो चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर की क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।